हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही सेक्शन 112 एंड 112 ए के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, कैपिटल गेन्स दो तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कवर किया है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हेन ए कैपिटल एसेट इज़ हेल्ड फॉर मोर देन 24 months, it is called a long term capital asset as per section 112, and as per section 112A this period of holding is more than 12 months। यानी सेक्शन 112A के हिसाब से सिर्फ 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने पर ही वो एसेट लॉन्ग टर्म एसेट बन जाएगी। और वो कौन सी एसेट्स हैं? वो है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट ऑफ ए इक्विटी ओरिएंटेड फंड लाइक म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो मोस्टली जो उनके जो फंड्स हैं वो इन्वेस्टेड रहते हैं इक्विटी मार्केट में ही। एटलीस्ट 65% तो होते ही हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और बिजनेस ट्रस्ट भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ जो बिजनेस ट्रस्ट के जो फंड्स हैं जो कि इन्वेस्टर से कलेक्ट किए गए हैं वो मेनली वो रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड किए जाते हैं। यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को यूनिट्स इशू की जाती हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स में। तो 112 ने एक कुछ स्पेशली डिफाइन कर दिए हैं कि ये एसेट्स हैं, 3 एसेट्स हैं जो अगर 12 महीने से ज़्यादा होल्ड की जाती हैं तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाएंगी और उनको बेनिफिट्स मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को मिलते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल में वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। टैक्स रेट्स के जैसे टैक्स रेट्स कम होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में नॉर्मली। तो इनके अलावा जो भी एसेट्स हैं सेक्शन 112 के अलावा जो एसेट्स हैं वो 112 में कवर की गई हैं और उनमें पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा अगर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उन एसेट्स को बनाना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बेनिफिट लेने हैं टैक्सेशन रेट्स में। और वो एसेट्स ये सारी हो सकती हैं जैसे प्रॉपर्टी, अनलिस्टेड शेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि 112 में तो लिस्टेड के लिए ही बोला गया है। डिबेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, व्हीकल्स, ये सब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में और जानने से पहले हम ये भी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। तो जब भी हम कोई एसेट बेचेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट की जाती है वो सामने आपके स्लाइड में प्रस्तुत है। जैसे सेल कंसिडरेशन जो भी होगा उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस की जाएगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स्ड भी किया जाएगा अगर वो एसेट सेक्शन 112 में फॉल होती है, क्योंकि अगर 112A में फॉल होएगी तो इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेस होगी। उन केसेस में, शेयर्स वाले केसेस में इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेम तरीके से ही कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स भी लेस की जाएंगी अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गई है इस बीच प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की। फिर उसके बाद कुछ एग्जम्पशन भी मिल जाती हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में से। वो एग्जाम्पशन है 54, 54B एक्सेट्रा। तो फिलहाल इस वीडियो में एग्जाम्पशंस को कवर नहीं किया गया है। तो इसके बाद जो भी रिजल्टेंट जो फिगर आएगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होंगे, जिनके ऊपर की फिर गेन्स हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 112A पर कैसे टैक्स लगाया जाता है? जैसे हम इक्विटी शेयर्स वगैरह जब बेचते हैं सिर्फ 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स से अबव से होल्ड करने पर ही वो लॉन्ग टर्म बन जाते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 10% होता है फ्लैट। जबकि ये रेट चेंज भी हो चुका है एज़ पर बजट 24, ये 10% को बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 24। और एक कंडीशन और भी इनमें होती है कि ये STT पेड होना चाहिए उन एसेट्स पे अगर ये वाला बेनिफिट हमने लेना है। और 112A में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ओनली परचेज कॉस्ट जो भी हमारी कॉस्ट होती हैं विदाउट इंडेक्सेशन लेस होती हैं। उसके बाद जो भी कैपिटल गेन फिर आता है उस पर फ्लैट रेट 12.5% आज की डेट में
लगता है, लेकिन उसमें भी एक बेसिक एग्जम्पशन भी है, थ्रेशोल्ड भी है। अगर 1.25 लाख तक के अगर हैं वो गेंस तो जीरो टैक्स है, उसके बाद ही शुरू होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेस। तो ये भी एक बेनिफिट है इसमें। जबकि ये जो 1.25 लाख की जो फिगर है थ्रेशोल्ड की, ये पहले 1 लाख थी, जिसको कि 24 में उसको भी बढ़ा दिया गया है, 1.25 कर दिया गया है, और रेट बढ़ा दिया गया है 10 to 12.5%। तो अब हम टैक्सेशन ऑफ एसेट्स फॉलिंग अंडर सेक्शन 112 के बारे में अब जानते हैं। तो बजट से पहले, बजट 24 से पहले जो भी रेट था वो 20% था, लेकिन विद इंडेक्सेशन बेनिफिट भी दिया जाता था, कॉस्ट को बढ़ाया जाता था एज पर द इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसके बाद जो भी फिगर आती थी फिर उस पर 20% का टैक्स लगा दिया जाता था। लेकिन बजट 24 में कुछ चेंज आया है इसमें। वो क्या चेंज आया है कि एक सिंगल रेट ऑफ 12.5% इरिस्पेक्टिव द क्लास ऑफ एसेट लेके आया गया है, और कोई भी लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेट को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। तो इंडेक्सेशन ऑब्वियसली, इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो गवर्नमेंट हटाएगी ही। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि लैंड और बिल्डिंग्स, अगर वो जिस डेट से इफेक्टिव हैं ये रेट्स वगैरह, वो 23 जुलाई की जो डेट है उस डेट से अगर पहले की एक्वायर की गई हैं और ट्रांसफ़र ऑब्वियसली उस डेट के बाद हुई हैं, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल्स या एचयूएफ्स को। क्योंकि काफ़ी अपोज किया गया था, क्योंकि पहले क्या था कि इवन ये जो लैंड और बिल्डिंग्स हैं उनको भी इंडेक्सेशन का विड्रॉवल कर दिया गया था उनके ऊपर भी, लेकिन काफ़ी अपोज हुआ। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने लैंड और बिल्डिंग्स पर इंडेक्सेशन को फिर से ले आए, और उन्होंने ऑप्शन ही दे दिया कि आप पहले की तरह, जैसे जो पहले रूल था कि 20% ऑन कैपिटल गेंस विद इंडेक्सेशन, या अब न्यू रेट है जो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, इन दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए। तो ये इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल गया उनको। तो लैंड और बिल्डिंग के केस में ही खाली इंडेक्सेशन अब बचा है, बाकी कोई भी एसेट्स हैं 112 वाली, लैंड और बिल्डिंग के अलावा उनके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, लेकिन रेट कम कर दिया गया है 12.5% विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 24। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 112A जो इक्विटी शेयर्स वगैरह जो एसेट्स, जो म्यूचुअल फंड्स वाली जो एसेट्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट तो स्टार्टिंग से ही नहीं है, पहले से ही नहीं है, जब से ही फाइनेंस एक्ट 2018 आया था, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को टैक्सेबल बनाया गया था। पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता था। तो क्या है कि वो स्टार्टिंग से ही टैक्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है उन पर, इक्विटी शेयर्स हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गए उनके ऊपर। लेकिन क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट ही हम हटा देंगे, तो इससे तो बहुत मेजर लॉसेस हो सकते हैं कुछ एसएससीज को, जिन्होंने बहुत पहले के शेयर्स खरीदे हुए थे और पता चला कि उनकी कॉस्ट तो बहुत ही नॉमिनल थी, और उन्होंने 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद बेचे हैं। तो ऑब्वियसली उनको तो ह्यूज बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं। प्रॉफिट्स तो बहुत ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे ना उनको, और इसलिए उनको ऊपर टैक्स भी ज़्यादा पड़ेगा। तो एक रिप्रेजेंटेशन भी, कुछ एसोसिएशन जब बजट इस तरह के फाइनेंस एक्ट जैसे 2018 जब आया था, तो लोग प्रेजेंट करते हैं कि इसमें कुछ बेनिफिट दिया जाए एसएससीज को जिन्होंने बहुत पहले के शेयर्स खरीदे हुए थे, तो उनको क्या बेनिफिट दिया सकता है। उसके लिए एक ग्रैंड फादरिंग प्रोविज़न लाया गया, जिसके हिसाब से कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो भी, मतलब उन शेयर्स की जो बेचे हैं, चाहे वो हमने 10 साल पहले क्यों ना खरीदे हों, लेकिन जो भी वैल्यू उनकी 31 जनवरी 2018 को फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू रही होगी, वो भी ले सकते हैं हम। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम वो लेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पुरानी जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे किसी ने खरीदे होंगे वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हम हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एक्चुअल है वो, या फिर लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 Jan 2018 एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और इश्यूएबल एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, उन दोनों में से जो लोअर है
वो इन दोनों का हायर वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से हो सकता है पूरी तरह ये हमें समझ में ना आ पाए ये फादरिंग प्रोविज़न, तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी मैं यहाँ पर इस स्लाइड में लेके आया हूँ। इस एग्ज़ाम्पल से हमें काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है फादरिंग ग्रैंड फादरिंग प्रोविज़न के बारे में। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सेल कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 2015 में शेयर खरीदे थे उस 1 लाख रुपए में खरीदे थे, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी उनकी 2018 को 3 लाख है। और उस ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। ऐसे केस में एसएससी को फ़ायदा हो सकता है कि वो 31 जनवरी 2018 वाली कॉस्ट को कॉस्ट मान सकता है, ताकि उसके कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम आए और कम टैक्स उसको देना पड़े ग्रैंड फादरिंग प्रोविजंस की वजह से। लेकिन एक हम और एग्जांपल, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक और एग्जांपल भी लेते हैं कि मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख थी, तो एसएससी को तो बहुत ही फ़ायदा हो गया उसमें, लेकिन इसको एक रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। एसएससी को फ़ायदा ज़रूर देना है, पर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस तक ही रखना है, उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, इतना ज़्यादा भी फ़ायदा नहीं देना है। तो ये गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न किया हुआ है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी भी एक लिमिट रखनी है, कि जो उसको सेल कंसिडरेशन जो उसको मिल रहा है उससे ज़्यादा नहीं रखनी है, उसको लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए उसको फिर। तो इस केस में जिसमें 6 लाख वैल्यू है, तो उसमें एसएससी को नो प्रॉफिट नो गेन होगा और उसको काफ़ी सेविंग हो जाएगी उसकी ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में रिबेट्स एंड डिडक्शंस की ओर। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अंडर सेक्शन 112 बट नॉट अंडर सेक्शन 112A। तो 112A में 87A की रिबेट नहीं है, जबकि कैपिटल गेन अगर 112A कैपिटल गेन अगर अंडर सेक्शन 112 में हो तो हम 87A की रिबेट ले सकते हैं। यानी 112 यानी शेयर्स वगैरह जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह के जो कैपिटल गेन्स वगैरह हैं उनमें 87A की रिबेट नहीं है यहाँ पर लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा 80C टू 80U की जो डिडक्शन है वो भी सेक्शन 112A वाले केसेस में, शेयर्स वाले केसेस में अवेलेबल नहीं है। हाउएवर सच डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। इसके अलावा रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट एचयूएफ कैन एडजस्ट द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगेंस्ट ऑल लॉन्ग टर्म। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ली जा सकती है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल के केस में ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोई और अदर इनकम हो ही ना, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही हैं। तो ऐसे केस में बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट उसको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हो जाए उसके बारे में भी देखते हैं कि क्या उनका सेट ऑफ होता है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होती है इन केस ऑफ लॉसेस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं की जा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही ज़रूर वो सेट ऑफ की जा सकती हैं, नॉट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ की जा सकती हैं। एंड it's also important to note that long term capital loss from the sale of equity shares or equity oriented mutual funds covered under section 112A can only be set off against long term capital gain from the same type of assets. However, long term capital loss from other assets can be set off against long term capital gain from any asset class. यानी शेयर्स वगैरह से जो भी हमें लॉस वगैरह है तो वो उसी शेयर्स वगैरह की ही जो फ्यूचर में हमें गेन्स होंगे उसी में से वो सेट ऑफ किए जा सकते हैं 112A वाले केस में। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स प्रोवाइडेड द ITR इज फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ ये भी समझते हैं कि जो बजट्स हमारे आए हैं 23-24 के बजट्स आए हैं उनमें क्या क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को लेके कुछ चेंजेस आए हैं। वो ये हैं कि एज़ पर बजट 23
जो डेट फंड्स हैं और जो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स हैं, उनको उनके ऊपर अब जो भी उनकी वजह से जो भी कैपिटल गेंस वगैरह होंगे उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस ही ट्रीट किया जाएगा और स्लैब रेट्स के हिसाब से उन पर टैक्स लगाया जाएगा। और डेट फंड्स के केस में अगर वो एक्वायर किए गए हैं ऑन और आफ्टर 1423 और उसके बाद जो भी उन पर जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ट्रीट किया जाएगा। और मार्केट लिंक डिबेंचर्स में ये है कि एनी गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग देम ऑन और आफ्टर अप्रैल 123, क्योंकि डेट फंड्स में एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर है और मार्केट लिंक डिबेंचर्स में कोई भी उनको ट्रांसफ़र ऑन और आफ्टर अप्रैल 123 है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसको। बाकी जो मेन जो इसका जो क्रक्स निकल के आता है वो यही है कि दोनों को शॉर्ट टर्म इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इनको अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस ही इन पे माने जाएंगे। और एज पर बजट 24 कैपिटल गेंस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर्स बॉन्ड ट्रांसफर्ड मैच्योरिंग ऑन और आफ्टर 23 जुलाई शैल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म एंड बी टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड। ऐसे ही बजट 24 में अनलिस्टेड डिबेंचर और बॉन्ड को भी कवर कर लिया गया है। एंड लास्टली वंस अगेन बजट 24 में सिंगल रेट ऑफ 12.5% इरिस्पेक्टिव द क्लास ऑफ एसेट्स एंड विड्रॉवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर ही अब इंडेक्सेशन बेनिफिट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। बाकी सब एसेट्स का जो है 112A को अगर हम छोड़ दें, बाकी जितनी भी एसेट्स हैं 112 की लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के उनके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट को विड्रॉ कर लिया गया है और रेट 12.5 कर दिया गया है। इसके अलावा जो 112A वाले केसेस हैं उनमें रेट में जो चेंज बजट 24 में आया है वो 12.5% कर दिया गया है। पहले जो 10% था विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई, और थ्रेशोल्ड लिमिट भी बढ़ा दी गई है 1 लाख से 1,25,000 कर दी गई है। ये हमने पिछले स्लाइड्स में भी इसके बारे में डिटेल में हमने समझ लिया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।